2024 बीत गया, क्या कुछ बदला है क्या आपकी जिंदगी में? नेता बदले, सरकारें बदली, क्या कुछ बदला है क्या आपकी जिंदगी में? दिन बदले, महीने साल बदले, क्या कुछ बदला है क्या आपकी जिंदगी में? ना महंगाई बदली, ना भ्रष्टाचार बदला, क्या कुछ बदला है क्या आपकी जिंदगी में? ना किसान का हालत बदले हैं, ना महिलाओं का शोषण। 2024 बीत गया, हर बार हर साल पूछा जाएगा, क्यों कुछ बदला है क्या आपकी जिंदगी में? ना विकास का पारा बदला है, ना बदला इन नेताओं का नारा। 2024 पूछ रहा है दोस्तों, मैं तो बदल गया हूँ, लेकिन क्या कुछ बदला है क्या आपकी जिंदगी में? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है संदीप नागर। दोस्तों, आप किसी भी उम्र के हों या भारत देश के किसी भी कोने में रहते हों, आज के वीडियो देखने के बाद आप मजबूर हो जाएंगे सोचने को, हमारे साथ कितना कुछ हुआ है पिछले इन 1 सालों में, कितना कुछ बीत चुका है हमारे साथ पिछले इन 1 सालों में। क्या इसी तरीके से महीने साल बीतते चले जाएंगे और हमारी क्या जवाबदारी है? क्या इसी तरीके से सब कुछ देखते रहेंगे, सब कुछ सहते रहेंगे? और कब तक और क्यों? जब हमारे स्वयं के पास समय नहीं रहेगा, हमारी उम्र हो चुकी होगी, तब क्या जवाब दोगे अपने बच्चों को? क्या हिसाब दोगे आपकी उम्र का? इसलिए दोस्तों, हिसाब पूछा भी जाएगा और हिसाब लिया भी जाएगा। 22 जनवरी 2024 राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आपका हमारा सभी का 500 वर्ष पुराना सपना पूरा हो गया। आपके हमारे सभी के श्री राम लला विराजमान हो गए। लेकिन अब क्यों पुरानी मस्जिदों को खोदकर भगवान ढूंढने की कोशिश की जा रही है? सवाल यहाँ है, कब तक खोदोगे और कहां खोदोगे? क्योंकि दोस्तों, भारत देश को आजाद हुए मात्र 75 साल हुए हैं। लेकिन दोस्तों, देश तो आजाद हुआ, लेकिन साथ में एक और देश बना, पाकिस्तान। वजह सिर्फ यही, हिंदू मुस्लिम। फिर एक और देश बना, बांग्लादेश। वजह एक दूसरे के प्रति नफरत और एक दूसरे के प्रति घृणा। देश के राजनेता यह क्यों नहीं सोचते हैं, यदि भारत देश में मुस्लिम और अन्य धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं, तो हिंदू भी किसी अन्य देशों में बहुसंख्यक होंगे? यदि यहाँ के बहुसंख्यकों को कोई दिक्कत पैदा होती है, तो वहाँ के बहुसंख्यकों को क्यों नहीं? सवाल यहाँ भी है दोस्तों, आखिरकार कब तक जाति धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाया जाएगा और कब तक एक दूसरे को नीचा दिखाया जाएगा? संविधान में सीधा सीधा लिखा गया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991। यह अधिनियम कहता है 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थलों की जो स्थिति थी वही रहेगी, उसे नहीं बदला जा सकता। इस कानून के तहत किसी भी धार्मिक स्थल को मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि में बदलने की अनुमति नहीं है। मात्र एक ऐसा स्थान, अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, इस अधिनियम के दायरे के बाहर रखा जाएगा। अन्य जो धर्म स्थल है उनसे नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि यदि आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढोगे, कब तक और कहां तक? अंग्रेजों से आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। किसी ने 23 साल की उम्र में अपना जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया, तो किसी ने 80 साल 100 साल तक जीवन को समर्पित किया है। किसी एक समाज या किसी एक जाति धर्म के लोग की वजह से भारत देश को आजादी नहीं मिली है। जितने भी भारत देश में रहते हैं, वहां किसी भी जाति धर्म या फिर किसी भी समुदाय से आते हों, सबका बराबर का अधिकार है। देश को पीछे नहीं धकेलना है, आगे लेकर जाना है। और जो वर्तमान में चल रहा है, इसको देखकर तो लग रहा है 2047 तो छोड़ो, 47,002 तक कुछ नहीं हो सकता। अंधभक्तों, बुरा ना मानना। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को एमपीपीएससी और बीपीपीएससी आंदोलन से सीखना चाहिए। यदि आपके साथ जुल्म होता है तो आवाज उठाओ, एक बार नहीं 1000 बार उठाओ, और तब तक उठाओ जब तक कि आपके मांगे पूरे नहीं हो जाती। बिहार में बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग के 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर छात्रों ने हाल ही में विरोध प्रदर्शन किया। मुख्य कारण था, परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का प्रस्ताव था। नॉर्मलाइजेशन का मतलब था अलग अलग शिफ्ट की परीक्षा के कठिनाई स्तर को बराबर करने के लिए अंक समायोजित किया जाए। छात्रों का तर्क था, यह प्रक्रिया असमानता पैदा कर सकती है और मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी हो सकती है। छात्रों की मांग थी, परीक्षा को एक शिफ्ट एक पेपर के आधार पर आयोजित किया जाए। कुछ छात्रों को 300 से 500 किलोमीटर दूर केंद्र आवंटित किए गए थे और नॉर्मलाइजेशन पर स्पष्ट जानकारी न देने से भी असंतोष पैदा हुआ था। दोस्तों, प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज किया गया, जिससे कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए। छात्रों के समर्थन में शिक्षकों और कोचिंग संस्थाओं ने भी भाग लिया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान खान सर का था। अंततः बीपीएससी ने घोषणा की, परीक्षा पुराने स्वरूप में ही आयोजित की जाएगी और नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। दोस्तों, अभी दिसंबर 2024 में एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। इसके पीछे मुख्य वजहें थी, पारदर्शिता की कमी,
छात्र प्रीलिम्स और मेंस परीक्षाओं में आंसर की गलतियों और परिणामों में देरी से नाराज हैं। यहाँ तक कि जिन छात्रों ने 2019 में MPPSC का एग्जाम दिया, उसी छात्र को 2020, 2021, 2022 और तो 2023 में भी एग्जाम देना पड़ रहा है। और यदि वह छात्र 2019 में सिलेक्शन हो चुका होगा और रिजल्ट 4 से 5 साल देरी से आ रहा होगा, तो बाकी के साल वह छात्र अपना स्वयं का समय बर्बाद कर रहा होगा और ऐसे में दूसरे छात्र की सीट भी गंवा रहा होगा। वजह देरी से रिजल्ट आना। 87-13 सिस्टम यानी 87% सीटें ओपन कैटेगरी के लिए और 13% सीटें आरक्षित वर्ग के लिए रखी गई। इससे लाखों छात्र का भविष्य अधर में लटक गया। छात्रों का आरोप है इंटरव्यू में जानबूझकर कम अंक दिए जा रहे हैं, जिसमें योग्य छात्रों का चयन नहीं हो रहा है। और सबसे अहम, जो छात्र क्वालिफाई हो रहा है उसकी मार्क यानी नंबर और कॉपियां उपलब्ध कराई जा रही है, और जो छात्र क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है छात्रों का ना तो नंबर और ना कॉपियां उपलब्ध कराई जा रही है। जिससे कैसे पता चलेगा छात्रों को कि वहाँ कितने पानी में हैं, कितने नंबर से रह रहे हैं, ताकि छात्र उस हिसाब से अगले साल की तैयारी करे। और दोस्तों, इसके खिलाफ आवाज उठाई अरविंद सर ने और मांगे पूरी करवाने की कोशिश की, और जिससे MP सरकार को कुंभकर्ण की नींद से जागना पड़ा। अरविंद सर 4 रात और 3 दिन आमरण अनशन पर बैठे। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने लिखित आश्वासन और 100% परिणाम जारी करने की मांग की, तो छात्रों द्वारा पुनः आमरण अनशन की चेतावनी दी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार नींद में नहीं है, वह अभी भी नींद में है। वह अभी भी कुंभकर्ण की तरह सो रही है। मध्य प्रदेश में किसानों द्वारा आंदोलन किया गया और सभी किसान भाइयों की सिर्फ एक ही मांग थी, सोयाबीन का MSP 6,000 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए, ताकि किसानों को फसल में मुनाफा हो। किसान भाइयों का आज भी यही कहना है, खेती करना घाटे का सौदा करने जैसा हो गया है। अलग अलग प्रकार के दवाई का छिड़काव करना पड़ता है, दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई है, तो कभी अधिक बारिश तो कभी कम बारिश की वजह से कभी फसल घर को आती है तो कभी खेत में ही नष्ट हो जाती है। और इस संदर्भ में सरकार ना तो मुआवजा दे रही है और ना बीमा कंपनी बीमा। ऐसे में किसान अपना कैसे घर परिवार चलाएगा? कुछ नहीं, बल्कि बहुत सारे किसानों को फसल में नुकसान होना और कर्ज बढ़ जाने की वजह से जान गंवानी पड़ती है। और दोस्तों, इसी बीच नेताओं का दोगलापन देखने को सामने आता है। मध्य प्रदेश के किसान सोयाबीन के लिए 6,000 रुपए प्रति क्विंटल की मांग करते हैं, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं होती है। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव आने की वजह से बिना किसान की मांग की सरकार बनाने के चक्कर में, कुर्सी पाने के चक्कर में भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, अंध भक्तों के भगवान, श्री श्री 1008 श्री कौन, नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्वयं घोषणा करते हैं, यदि महाराष्ट्र में बीजेपी NDA सरकार आती है तो सभी किसान भाइयों को सोयाबीन का MSP 6,000 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाएगा। अब दोस्तों, आगे आप स्वयं समझदार हैं। 2024 में 543 सीट्स पर लोकसभा चुनाव होता है, जिसमें लगातार तीसरी बार NDA की सरकार बनती है, या यूं कहें कि जबरदस्ती सरकार बनाई जाती है। यानी जिनको कल तक भ्रष्टाचारी कहा जाता था, आज उन्हीं को साथ लेकर सरकार बनाई जाती है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीट, बीजेपी को 240 सीट्स, कांग्रेस इंडिया गठबंधन 234 और बीजेपी NDA गठबंधन 293 सीटें मिलती हैं। यहाँ सब तो ठीक है, लेकिन जो चुनाव में वादे किए जाते हैं उनका क्या हुआ? पिछले 11 सालों में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वादा किया गया और हर बार वादा किया जाएगा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की, यानी 11 साल में 22 करोड़ युवाओं को रोजगार दे चुके हैं। भारत में बेरोजगारी खत्म हो चुकी है, साथ में अड़ोसी पड़ोसी देश के युवाओं को भी रोजगार दिया जा रहा है। किसानों की आय 2 गुनी नहीं बल्कि इतनी गुनी हो चुकी है। किसानों को हर महीने हर साल किसी न किसी स्टेट में आंदोलन करना पड़ता है मांगे पूरी करवाने के लिए, यानी जैसे तैसे जो पैसा बच रहा है उससे घर परिवार चलाने के लिए सरकार से लड़ना पड़ता है। पैसे से याद आया दोस्तों, हमारे देश की आन बान शान फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला ताई, जिन्होंने साबित कर दिया है कि भारत देश में रहकर पैसा क्यों नहीं कमाना चाहिए। भारत की जनता से इस तरीके से टैक्स वसूला जा रहा है जैसे कि फैसिलिटी युगांडा एंड जनता टैक्स पेइंग लाइक 10 स्टार्स होटल। भारत देश की जनता स्वयं ही नहीं समझ पा रही है कि पैसा किसके लिए कमा रहे हैं, और यहाँ भी नहीं समझ पा रही है कि क्यों कमा रहे हैं, क्योंकि कमाने से ज्यादा गमा रहे हैं। बोलो अंधभक्तों की जय। लाडली बहना MP में, लाड़की बहना महाराष्ट्र में, इसी तरीके से झारखंड, दिल्ली और अन्य स्टेट्स, यानी सीधे सीधे वोटर्स को खरीदा जा रहा है। रुकिए रुकिए, बहुत जल्द पूरे भारत देश में राजनेताओं द्वारा वोटर्स की बोली लगाई जाएगी।
जो हमें वोट देगा उसे हम उतना पैसा देंगे, जितना आप मांगोगे उतना पैसा देंगे। और फिर भारत देश 2047 में विश्व गुरु नहीं बल्कि 47,002 तक विश्व गुरु बन जाएगा। 2047 की विश्व गुरु से याद आया दोस्तों, दिल्ली में बारिश के समय कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से IAS IPS यानी UPSC की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स की जान चली जाती है। यानी शिक्षा एक धंधा बन चुका है। सभी सरकारी संस्थाओं को निजी पूंजीपतियों को बेचा जा चुका है। छात्रों को जानवरों जैसा एक हाल में ठूस ठूस कर रखा जाता है और IAS IPS जैसे बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उसके बदले में मोटा पैसा वसूला जाता है और सहूलियत के नाम पर छात्रों को जान से हाथ धोना पड़ता है। 2047 की विश्व गुरु से याद आया दोस्तों, अभी रिसेंटली राजस्थान में जयपुर हाईवे रोड पर LPG से भरा हुआ टैंकर की दुर्घटना होती है। यू टर्न के लिए कोई फ्लाईओवर ब्रिज नहीं बनाया जाता है, जिससे बेवजह लोग मारे जाते हैं। रोड एक्सीडेंट हर दिन, हर महीने, हर साल देश के नागरिकों की जान जाती है। 2047 के विश्व गुरु से याद आया दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर बेस पर राजनेताओं को जान से उड़ा दिया जाता है तो देश की आम जनता कैसे सेफ हो सकती है। दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है तो दोस्तों ऐसे में देश की आम जनता कैसे सेफ हो सकती है। 2047 के विश्व गुरु से याद आया दोस्तों, राजनीति चमकाने और कुर्सी सत्ता पाने के लिए ED CBI तक का उपयोग में लाया जाता है। और यदि किसी राजनेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, यदि वहां देश की जानी मानी राजनीति दल से जुड़ जाता है तो उसके सारे पुराने पाप धुल जाते हैं। अंधभक्तों बुरा ना मानना। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपका अपने YouTube चैनल संदीप नागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कैसा रहा आपका 2024। जय जवान जय किसान।